वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सैलरी के बारे में जानेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सैलरी कितना मिलता है, जॉब करने के बाद क्या क्या चीज़ करना होता है और उसका सैलरी कैसे बढ़ेगा, वो सब के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोई भी सैलरी जो होता है वो कैसे जनरेट होता है। मतलब कोई भी कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें सैलरी कैसे होता है। सबसे पहला चीज़ तो हम लोगों का सैलरी होता है एक बेसिक सैलरी। एक सैलरी होता है बेसिक, जिसे हम लोग मूल सैलरी भी कहते हैं। और एक दूसरा होता है अदर अलाउंस। अदर अलाउंस में HRA, TA, DA ये सारे हो गए। और एक सैलरी जो हमें इन हैंड मिलता है उसे कहते हैं ग्रॉस सैलरी। यही ग्रॉस सैलरी आपको पेमेंट के रूप में आपके अकाउंट में आएगा। चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद देखते हैं। और ये सर्विस चार्ज है। अगर आप बेल्ट्रॉन के एग्जाम को पास करके जॉब कर रहे हैं तो आपको बेल्ट्रॉन जो है पर मंथ आपसे सर्विस चार्ज लेती है। और आपका एक होता है PF। ठीक है, ये PF होता है। ये PF में आपके क्या होते हैं, यहाँ पे PF का पैसा कटता है जो आपका पैसा जमा रहता है। आप इसे अगर 58 साल बाद चाहे तो आप इसे पेंशन के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं PF का। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे PF के बारे में बात करेंगे। इसके बाद एक होता है ESI। ठीक है, ये ESI जो है, ये जो होता है ये भी कटता है आप लोगों के पेमेंट से। ठीक है, इसके कटने के बाद जो होता है एक आपका टोटल सैलरी होता है। टोटल सैलरी में से देखिए ये तीन चीज जो है आपको दिख रहा है, ये तीनों GST के पार्ट हैं। ठीक है, ये GST के पार्ट हैं। ये SGST हो गया, ये स्टेट वाले काटते हैं 9%। ठीक है, और एक CGST है, ये भी 9% काटा जाता है। और ये टोटल GST हमारे जो काटे जाते हैं सैलरी से, ये 18% काटा जाता है। जो कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री के सैलरी से ये जो GST काटते हैं, ये बहुत ही GST काट लेते हैं 18%, जबकि बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होता है। तो यह एक चिंता का विषय है। और उसके बाद ये होता है टोटल सैलरी, जो टोटल सैलरी आपका बनता है वो। तो मैं आपको दोनों चीज़ भी दिखाऊंगा कि टोटल सैलरी और सैलरी का ओरिजिनल स्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए जब हम लोग बात कर लेते हैं EPF की। ये EPF जो होता है एक फंड है। ठीक है, इसमें देखिए आपका जो सैलरी होता है उसका 12% सैलरी से आपका पैसा कट जाता है। ठीक है, और एक होता है ये आपका इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि आप जो जॉब कर रहे हो, यानी कि आप जो जॉब होल्डर हो, ये आपके सैलरी से कटते हैं ये 12%। ठीक है, और दूसरा जो होता है कंपनी, आप जिस कंपनी में काम करते हो वो भी आपके EPF में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, आपके एक कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं कितने, आपके जो बेसिक सैलरी उसका 8.33%। ठीक है, मिनिमम वो लोग 1250 या उससे कम का पेमेंट करते हैं। ठीक है, इसी में देखिए एक प्लान है आपका EPS। यही EPS जो होता है, अगर आप PF के पैसे नहीं निकालते हैं, यानी कि 58 ईयर्स तक अगर आप PF का पैसा नहीं निकालते हैं, तो आप चाहे तो उसको EPS के रूप में कन्वर्ट करवा के आप वहां से आप पेंशन स्कीम ले सकते हैं। लेकिन देखिए आपको एक चीज जानना होगा, ये PF जो होते हैं, हमें जब PF हम लोग जनरेट करवाते हैं, यानी कि PF का अकाउंट एक खुलता है, तो उसमें आप लोग अपना नॉमिनी का नाम भर ले। ठीक है, PF में जो होता है एक आपका UAN नंबर जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ठीक है, यह आपका EPFO जो होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ये इससे आपका खाता जुड़ जाता है। ठीक है, अगर आप बीच में PF निकालना चाहते हैं तो आप PF निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पेंशन का जो फैसिलिटी है जो EPS वाली है आप ये नहीं ले पाओगे। ठीक है, अगर आप 10 साल से कम किसी भी कंपनी में अपना सेवा देते हैं, ठीक है, और वो सेवा देने के बाद कंपनी में से
आप वो जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक कंपनी ज्वाइन किया, उसे कोई और अच्छा पैकेज मिला तो वो दूसरी जगह जाके ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो अपना पीएफ उस कंपनी का चालू करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। अगर आपने एक बार ईपीएफ अपना खुलवा लिया है पीएफ अकाउंट, तो आप जहाँ भी जॉब करते हो ना, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, जाके यही पीएफ नंबर जो है आप वहां पे भी आप सैलरी में ऐड करवा लोगे, ताकि आपके पीएफ में जो भी पैसे कटेंगे वो एक जगह आपके जमा होते चले जाएंगे। और इसमें देखिए एक चीज है कि देखिए आप जो पीएफ है, अगर चाहते हैं कि मेरा पीएफ 12% सैलरी का नहीं कटे, मैं जॉब बार बार बदलना चाह रहा हूँ, कि मैं ये लफड़ा नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप अपना पीएफ अकाउंट बंद भी करवा सकते हैं, जो आपके सैलरी में ऐड होके पैसा आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन है, अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम है, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, पीएफ का पैसा आपका कटवाना मजबूरी है, ठीक है। यही सेम कंडीशन आपका 21,000 वाला जो है, यही सेम कंडीशन आपका ईएसआई में भी होता है। अगर आप वहां पे 21,000 से सैलरी से कम रहता है, तो आप ईएसआई में भी आपको सैलरी कटवाना ही पड़ेगा। तो ये तो था पीएफ, ठीक है। बस इसमें ध्यान देना है, अगर कोई जॉब बार बार बदलते हैं तो उस जॉब में जाएं और दूसरे जॉब में जाएं या तीसरे जॉब में जाएं, तो पीएफ अकाउंट सेम रखें, ताकि आपका जो भी पैसा पीएफ का कटे एक अकाउंट में आए। आप उसे चाहे तो बीच में निकाल भी सकते हैं, या पीएफ अकाउंट से आप लोन भी ले सकते हैं। ये सारे पीएफ अकाउंट के कुछ बेनिफिट्स हैं। चलिए देखिए, जो आपके ये पीएफ अकाउंट होते हैं, ठीक है, पीएफ अकाउंट में भी जो होता है पैसा 12% कटता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक होता है ईएसआईसी। ईएसआईसी में देखिए एक है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये जो आपका ईएसआईसी है, ठीक है, ये क्या है, यह भी एक तरह का आपका इंश्योरेंस है। जैसे आप इंश्योरेंस करवाते हो ना मेडिकल के, सेम इसी टाइप का ये इंश्योरेंस है। आपका ईएसआईसी में जो भी पैसे कटेंगे ना, वो पैसे आपके वापस नहीं आएंगे, ठीक है, वो पैसे आपके वापस नहीं आएंगे। अगर आपका सैलरी 21,000 से कम है तो आपको ईएसआई लेना ही होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो इसमें भी अगर 21,000 से ज्यादा सैलरी है तो आप ईएसआई का अपना जो पैसा है वो सैलरी में ऐड करवा सकते हैं। यहाँ से आपको ईएसआई लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। ईएसआई लेने पे क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटी का आप लाभ ले सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हो, इसकी भी लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो जनरली इसका लाभ जो होता है, सिकनेस हो गया, जो आपकी सिकनेस है वो हो गया, यहाँ मैटरनिटी हो गया, यानी कि कोई लड़की है अगर वो प्रसूति पीरियड में है तो उस समय ये लाभ ले सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हो जाते हैं तो वहां उस समय आप इससे लाभ ले सकते हैं, या मरने के बाद या कोई डिसेबलमेंट के बाद लाभ ले सकते हैं। चलिए ईएसआई में देखिए पैसे कटने का सीन क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो आपकी सैलरी का 1.75% पैसा कटेगा, और जो आप कंपनी में काम करते हैं वो आपका 4.75% पैसा वो देगी। कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे कंपनी में एम्प्लॉय के पैसे कुछ कंपनी में 1% करते हैं, कुछ एम्प्लॉयर्स जो होते हैं कंपनी 3% देते हैं। ये डाटा चेंज होते रहता है, अकॉर्डिंग टू कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी का मंथली जो है 10,000 रुपए है, ठीक है, उसका ईएसआई जो है 10,000 का 1.7% 75 रुपया हो गया, ठीक है। अगर आप इसे देखें, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है, जो आप कंपनी में जॉब करते हैं वो 4.75% दे रहे हैं, और यहाँ आपका वो 475 रुपए दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन। यानी कि टोटल जो है आपका कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है ईएसआई में कट कितने हैं, टोटल 650। टोटल 650 जो कट रहे हैं, जिसमें से आपके 175 कटे और कंपनी ने दिया 475, ठीक है। तो आपकी जो सैलरी थी 10,000, तो आपका देखिए ये 175 आपका कट गया, तो आपको जो सैलरी मिलेगा इन हैंड वो सैलरी होगा 9825 रुपया। चलिए मैं आपको यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी स्लिप दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब आप ओरिजिनल सैलरी स्लिप देख रहे हैं, ठीक है,
ये जब आप फर्स्ट ज्वाइन करेंगे, जब ज्वाइनिंग आपकी होगी फर्स्ट टाइम, उस समय आपका जो सैलरी मिलेगा, यहाँ पे देखिए सैलरी आपके टोटल बन रहा है 25,209, लेकिन जिसमें जीएसटी काट लिया जा रहा है 3846 रुपए, जो कि ये जीएसटी बहुत ही ज्यादा काट रहा है, इतना जीएसटी नहीं काटना चाहिए। ठीक है, इसके रिगार्डिंग केस भी चल रहा है बेल्ट्रॉन के ऊपर। अगर ये जीएसटी का मामला अगर कैंडिडेट के फेवर में आते हैं तो आपके जो 3846 रुपए आपके सैलरी में बढ़ जाएंगे। जब आप नया ज्वाइन करेंगे, देखिए आपका बेसिक सैलरी 11,275 बन रहा है और अदर अलाउंस 7,463 बन रहा है। टोटल सैलरी आपका देखिए 18,738 रुपए बन रहे हैं, जिसमें बेल्ट्रॉन भी देखिए अपनी सर्विस चार्ज प्रत्येक महीने 550 रुपए काट रहा है। और यहाँ पे देखिए पीएफ एम्प्लॉय फंड में देखिए 1466 रुपए आपके कट रहे हैं। ठीक है, और ईएसआई में देखिए 609 रुपया कट रहा है, और टोटल सैलरी आपका इसमें बन कितना रहा, 21,363 रुपए। ठीक है, और ये जो पैसे कट रहे हैं ये पैसे नहीं कटने चाहिए। ठीक है, इसके रिगार्डिंग केस भी चल रहा है, अगर जीत जाएंगे केस तो आपके फेवर में। यानी कि जो भी नया बच्चा ज्वाइन करेगा उसका सैलरी जो है 18,738। चलिए मैं इसे जूम करके दिखा देता हूं। देखिए न्यू ज्वाइनिंग सैलरी स्लिप, ठीक है, इसमें देखिए जब नया आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 18,738 रुपए अभी मिलेंगे। ठीक है, इसके पहले आप देख लीजिए ये सैलरी स्लिप, आप देखिए 18 फरवरी 2020 का है, यानी कि ये फरवरी माह का सैलरी है जो बच्चे का मिला है। सिक्योरिटी रीजन के चलते मैंने इसका डिटेल को हाइड करके रखा हुआ है। यानी कि आपकी जो सैलरी मिलेगी इन हैंड 18,738 रुपए मिलेगी, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जब भी आपकी सैलरी, यानी कि मान लिया जाए कि अभी आपकी केवाईसी हो रही, मान लिया जाए कि आपकी ज्वाइनिंग जो है संभावित इस साल में अगर करवा दे, ठीक है, मान लिया जाए आपकी ज्वाइनिंग करवा दे रही है अक्टूबर में, तो आपकी सैलरी जब भी बढ़ेगी, यानी कि फर्स्ट इंक्रीमेंट लगेगी, ये फर्स्ट इंक्रीमेंट लगता है आपको जनवरी में, जब भी लगेगा इसे इंक्रीमेंट 1 जनवरी में लगेगा आफ्टर 1 ईयर। यानी कि अगर अक्टूबर में आपके 2020 में ज्वाइन कराते हैं आप लोगों को, तो यानी कि समझ लीजिए 2021 तो आ जाएंगे जनवरी, तो आपकी जो इंक्रीमेंट लगेगी वो लगेगी 2022 ईस्वी में फर्स्ट इंक्रीमेंट। अब देखिए जब फर्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा तो उस समय आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, इसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये एक किसी दूसरे बच्चे का है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। इसका देखिए 22/1/2020 का ये सैलरी स्लिप मैंने मंगवाया था। ठीक है, देखिए उस बच्चे का जो सैलरी स्लिप है, ये सैलरी बढ़ने के बाद इसका सैलरी हो गया है 20,612 रुपए। अब देखिए जीएसटी भी यहाँ पे बढ़ गया है, जबकि आप पहले देखेंगे जीएसटी 3846 रुपए कट रहा था। ठीक है, पहले जीएसटी 3846 कट रहा था, जैसे ही सैलरी बढ़ा तो इसका जीएसटी भी बढ़ गया, ये सैलरी में 4220 रुपया काट रहा है। ये फर्स्ट इंक्रीमेंट जब आपका लगेगा तो आपकी सैलरी बढ़ के हो जाएगी इन हैंड सैलरी 20,612 रुपए, और ये बेल्ट्रॉन 550 रुपए सर्विस चार्ज करती है प्रत्येक महीने। ईपीएफ में आपका पीएफ में जो 1612 रुपए कट रहा है, ईएसआई में 670 रुपए कट रहा है। ठीक है, अगर जीएसटी वाला मुद्दा सॉल्व हो जाता है तो आप लोगों के जो पैसे हैं यहाँ 4220 रुपए यानी इसमें ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि अप्रोक्स ये 25,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी फर्स्ट इंक्रीमेंट लगने के बाद। अगर ये जीएसटी वाला मामला अगर नहीं सॉल्व होता है तो आपको सैलरी मिलेगा 20,612 रुपए। ठीक है, चलिए इसे हम लोग जूम करके देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। टोटल सैलरी 20,612 रुपए, यानी कि आपकी सैलरी 2,000 के अप्रोक्स बढ़ गई है इसमें। जब देखिए आपके पास जब सेकेंड इंक्रीमेंट लगेगा, यानी कि आफ्टर 1 ईयर, यानी कि ये आपकी बात कर रहा हूँ, जब आप 2023 में चले जाओगे तो उस समय आपकी सैलरी क्या होगी। ठीक है, इससे पहले आप 2023 में जब चले जाओगे आप, तो 2023 में जो सैलरी हो गया देखिए ये बढ़ के हो गया 22,673 रुपया, जबकि यहाँ पे देखिए जीएसटी अच्छा खासा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया 4500 रुपये जीएसटी काट रहा है, जबकि आपकी सैलरी कितनी बन रही है, टोटल सैलरी 29,497 बन रही है। ठीक है, इसमें देखिए ये जो एम्प्लॉय है इन्होंने देखिए अपना ईएसआईसी को 0 करके रखा है। ठीक है, जब 21,000 से सैलरी ज्यादा हो गया तो ये अपना यहाँ पे
ईएसआई में पैसा नहीं कटवा रहे हैं, तो ईएसआई में नहीं कटवा रहे तो यहाँ पे इनका 0 हो गया है। तो कुछ बच्चों का है ना, वो अपना ईएसआई में कटवा लेते हैं, कुछ बच्चे जो नहीं कटवाते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं कटवाएंगे अपने पैसे तो ये पैसे आपके इसमें इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए कुल सैलरी इसकी बन रही है 22,673, यानी कि अगर जीएसटी अगर ऐड हो जाता तो आप देखिए 22, इधर 5 जोड़ लो 5,000, तो यानी कि 27,000 प्लस आपकी सैलरी 2023 में हो जाएगी। इसका जूम करके यहाँ से देख लीजिए आप, ठीक है। और ये जो सैलरी स्लिप आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट सैलरी है, ये जुलाई 2020 का सैलरी स्लिप है, ठीक है। तो उस बच्चे को अभी जो पेमेंट मिला है वो 22,673 रुपये मिले। अगर ये 4500 नहीं कटेंगे तो आपके इधर 673 जोड़ दोगे यहाँ से तो 5,000 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 27,000 प्लस समथिंग सैलरी इसको मिलेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं पाले, आप इस सैलरी स्लिप का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।